सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं अपना लेबर लॉ एंड इंडियन इंडस्ट्रियल लॉ का टॉपिक्स, और इसके अंदर हम ऑलरेडी अपना फैक्ट्रीज एक्ट कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपने अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं उसको। एंड लास्ट की वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया ट्रेड यूनियन एक्ट, और पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके सीलियन फीचर्स के बारे में। इसकी डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर किस तरीके से करवाया जा सकता है। देखिए, हमने मीनिंग समझ लिया कि ट्रेड यूनियन होती क्या है, किन के लिए ट्रेड यूनियन बेसिकली बनाई जाती है। एंड आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रेड यूनियंस को अगर लीगली वैलिड बनाना है, अगर उनको लॉफुल बनाना है, तो फिर उनको रजिस्टर किस तरीके से करवाया जा सकता है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कौन इसको रजिस्टर करवाएगा, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, और इसको कैंसिल किस तरीके से करा जा सकता है रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या क्या राइट्स रहेंगी, क्या क्या लाइबिलिटीज आएंगी, क्या इनकी इम्यूनिटीज आ जाएंगी ट्रेड यूनियंस के पास, तो ये अलग से हम कवर करेंगे। बट आज की इस वीडियो में सिर्फ हम कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाया जा सकता है ट्रेड यूनियंस का। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, एंड हम लोग के टॉपिक बहुत ही ईजी तरीके से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या है। कि ये एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है जो कि वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को that grants a group of workers or the employers the status of a recognized trade union अंडर द लेबर लॉ। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक ट्रेड यूनियन एक वैलिड, एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन मानी जाएगी। हालांकि इसको रिकॉग्नाइजेशन और इसके रजिस्ट्रेशन में दोनों ही टर्म्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसको कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन और रजिस्ट्रेशन किस तरीके से डिफरेंट है। तो बेसिकली आप अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, कि जहाँ पे इसको एक लीगल प्रोसेस के साथ इसको फॉर्मली और लॉफुली इसको एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन बना देते हैं। Registration provides the union with the legal entity, enabling it to operate as an organized body for representing the interests of its members. तो इसके जो भी members हैं, चाहे वो इसके एम्प्लॉयर्स के हैं या फिर वर्कर्स हैं, तो जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर ट्रेड यूनियन बनाया है, उनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है ट्रेड यूनियंस के थ्रू। Now, the registered trade union can negotiate with the employers, enter into the agreements, own the property and participate in the legal proceedings. तो ये सारे के सारे राइट्स फिर आ जाते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे कि राइट्स क्या क्या होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में। तब हम डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो ट्रेड यूनियन है, इसके पास पावर आ जाता है टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स। अपने एग्रीमेंट्स के अंदर ये एंटर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, और लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हम बेसिकली इसमें कवर करने वाले हैं सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 तक, जो कि सारे के सारे एक इंक्लूड करते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। देखो, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ना आपका, बेसिकली इसके ऊपर आपके 3-4 मेन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, सेकेंड इसमें राइट्स और लाइबिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ के साथ एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा समटाइम्स जो है रोल ऑफ जुडिशरी का भी आ जाता है इन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द वर्कमैन। तो ये तीनों ही टॉपिक्स आपके इस एक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का टॉपिक भी उन्हीं में से एक टॉपिक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो पर्पस क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने का? सो पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन इज टू गिव इट अ लीगल रिकॉग्निशन। इसको लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई जो हमने ट्रेड यूनियन बनाया है वो बिल्कुल लॉफुली वैलिड है, कोई भी इलीगल तरीके से नहीं है। क्योंकि जब तक हम इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे, तब तक इसके थ्रू जो भी एक्टिविटीज करी जाएंगी यूनियन के थ्रू, वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएंगी, जैसा कि पहले के टाइम पर ऐसा होता था। तो वो चीज़ें हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम उनकी रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के जो भी इंटरेस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करा जाए, और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए, लॉ फिर इसको वैलिड ठहराया जाए। तो इस वजह से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इट कैन रिप्रेजेंट द वर्कर्स, बार्गेन विद द एम्प्लॉयर्स, प्रोटेक्ट द मेंबर्स राइट्स एंड फंक्शन विद द लीगल पावर्स एंड प्रोटेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अकाउंटेबल तरीके से।
नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो देखिए मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में कौन-कौन सी सेक्शंस करने हैं। तो सीरियल वाइज़ है सारे सेक्शंस, कोई भी ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 तक आपके सारे रजिस्ट्रेशन के साथ ही रिलेटेड हैं। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रार्स को किस तरीके से अपॉइंट करा जाता है, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन के साथ समटाइम्स लोग ये स्किप कर देते हैं वाला सेक्शन, क्योंकि इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते कि इसमें सिर्फ रजिस्ट्रार के बारे में बताया, बट ये भी आप मेंशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रजिस्ट्रार कौन है, हम इसकी डेफिनेशंस के अंदर पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो पर्सन रजिस्टर करेगा ट्रेड यूनियन को, तो उसको अपॉइंट किस तरीके से करा जाएगा, ये भी तो पॉइंट आपको इंक्लूड करना होगा ना इसके क्वेश्चन के अंदर। तो इस वजह से आप ये भी जरूर लिखिएगा सेक्शन 3 दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। सेक्शन 4 है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन का। 5th इज एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। 6th इज द रूल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन। Section 7 is registrar's power, then registration, then certificate of registration, the cancellation of certificate of registration, then इसके appeals फाइल करे जा सकते हैं इस cancellation के अगेंस्ट में, and registered office के बारे में। और registered office आप skip भी कर सकते हैं if you want, but अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बाकी ये इतना relevant नहीं है इसके साथ में। Then section 13 is effect of registration. So let's start with the section 3. So that is the appointment of the registrars. तो सबसे पहले तो इसमें आता है कि रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट कौन करेगा, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, जो भी पर्सन उनको लगता है कि क्वालिफाइड है इस पोजीशन के लिए, तो उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं एज द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर सकती है ट्रेड यूनियन के लिए, और इनके जो भी पावर्स होंगी, फंक्शंस होंगी, वो लोकल लिमिट्स इसकी जो भी होंगी बेसिकली वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बना के देगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देगी कि इनके पास में क्या क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे। तो वो सारा चीज़ें जो हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही बताई जाएंगी। सो विद दिस हमारा ये सेक्शन बहुत ही छोटा सा था, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेक्शन 4 जो कि है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करवाने के लिए भैया हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या बेसिकली आपको प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस को बेसिकली 3 टाइप्स की ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं। एक होती है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एक होती है अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एक थर्ड होती है जो कि है रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस। तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? रजिस्टर्ड तो ट्रेड यूनियन वो होगी जिसको हमने रजिस्टर करवा लिया इस प्रोसेस के थ्रू, और अनरजिस्टर्ड जिसको रजिस्टर अभी नहीं करवाया है, उसके पास में कोई राइट्स नहीं होंगे, कोई लायबिलिटीज भी नहीं होंगे उसके पास। और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि एक बार जब आपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवा लिया और जो एम्प्लॉयर है आपका, वो भी आपके साथ कलेक्टिव बार्गेन करने के लिए रेडी है, बिल्कुल कि मतलब वो आपकी बातों को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। तो इन तीनों ही टर्म्स के अंदर कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अब, और इन तीनों का मीनिंग आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये जस्ट आपका एक कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए था, आपको इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 4 में हम बात कर रहे थे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन सबसे पहले फाइल करी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ट्रेड यूनियंस को अगर हमने रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी, जिसको कि साइन करेंगे 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स। एक पूरा का पूरा जो ट्रेड यूनियन है, अब देखो कोई भी ट्रेड यूनियन 1 साल से पहले हम उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। पहले 1 साल तक तो वो नॉर्मली ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी विदाउट रजिस्ट्रेशन, और जब तक उसको मतलब वो ट्रेड यूनियन बनी है, उसके मेंबर्स में से कोई भी 7 या उससे ज़्यादा मेंबर्स मिलकर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो प्रॉपर साइन करेंगे, अपने नेम्स वगैरह लिखेंगे, और साथ में एक रूल्स की लिस्ट सबमिट करेंगे ट्रेड यूनियंस के पास। नाउ नो ट्रेड यूनियन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस 10% or 100 workmen, whichever is less of the establishment or the industry, are the members of the trade union with which it is connected. तो बेसिकली इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब क्या है, कहता है कि अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाना है तो जिस भी एस्टैब्लिशमेंट का या फिर जिस भी इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन बनाई गई है, उसके टोटल मेंबर्स में से या तो 100 मेंबर्स या फिर 10 वर्कर्स जो हैं बेसिकली वहाँ के 10% वर्कर्स या फिर 100 वर्कर्स, जो भी लेस हो, तो वो उसके मेंबर्स होने चाहिए ट्रेड यूनियन के। यानी कि पूरे पूरे इस्टेब्लिशमेंट एक इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में से या उस इस्टेब्लिशमेंट के टोटल में से, टोटल जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ के, उसमें से 10% या फिर 100 जो भी कम नंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स होने चाहिए ट्रेड यूनियंस के, तभी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी उन मेंबर्स में से 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स के थ्रू। एंड इफ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स हु अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, देन सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड इनवैलिड। कि अगर तो मान लो कि जितने मेंबर्स ने
ट्रेड यूनियन के लिए एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है, लाइक फॉर एग्जांपल कि 8 पर्सन्स ने मान लो कि एप्लीकेशन फाइल करी है, एंड उसमें से कहते हैं कि मोर देन हाफ पर्सन अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स नहीं रहते, लाइक फॉर एग्जांपल 8 मेंबर्स ने एप्लीकेशन फाइल करी थी एंड उसमें से 5 मेंबर्स अब ट्रेड यूनियन के मेंबर्स नहीं रहे, तो इन दैट केस उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी वो मान ली जाएगी कि वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें जो इसके साथ रिलेटेड हैं, ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फिफ्थ सेक्शन, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि रजिस्ट्रेशन को बेसिकली हमने जब एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उस एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्योंकि हमने पिछले ही सेक्शन के अंदर कवर करा कि 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स मिलकर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसको साइन करेंगे, तो उस एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या, तो देखो अब ये जो एप्लीकेशन वो फाइल करेंगे भेजी जाएगी रजिस्ट्रार के पास में, एंड इस एप्लीकेशन के साथ एक फॉर्म ए लगाया जाएगा और उसके अंदर बेसिकली क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहली तो ट्रेड यूनियन के रूल्स की कॉपी, कि ट्रेड यूनियन को कैसे एस्टैब्लिश करा जाएगा, अगर कभी इसको डिसॉल्व करना पड़ा तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या-क्या इनके फंड्स रहेंगे, कितने क्या-क्या इनके पास राइट्स रहेंगी, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, फलान-ढिमकान सभी जितने भी रूल्स हैं इनके ट्रेड यूनियन के रिलेटेड वो सारे एक कॉपी में बनाए जाएँगे। एक बेसिकली एक आपका बुकलेट बनाया जाएगा या कह लो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली लिखे जाएँगे और उस डॉक्यूमेंट की, उस रूल बुक की जो कॉपी होगी, उसको सबमिट करा जाएगा इस एप्लीकेशन के साथ। सेकंड चीज़ जो आपको इसके साथ लगानी है दैट इज़ द जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ट्रेड यूनियन, दैट इज़ द बैलेंस शीट। कि बेसिकली एक जनरल स्टेटमेंट आपको लगानी है, क्योंकि 1 साल से तो ऑलरेडी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उस 1 साल के अंदर उनके कितने एसेट्स रहे, उनकी कितनी लायबिलिटीज़ रही। बेसिकली एक पूरा बैलेंस शीट कि उनके कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहाँ-कहाँ पर उन्होंने खर्चे किए, क्या-क्या उनके पास में एसेट्स हैं, क्या उनके लायबिलिटीज़ हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उनको एक जनरल स्टेटमेंट बनाकर प्रेज़ेंट करना होगा इस एप्लीकेशन के साथ। थर्ड चीज़ जो वो लगाएँगे दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो बेसिकली इसमें क्या-क्या इंक्लूड करेंगे, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन। जो भी पर्सन्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, उन सबका नाम, उन सबका ऑक्यूपेशन और उन सबका एड्रेस। इसके साथ-साथ जो ट्रेड यूनियन को वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसका नाम क्या रहेगा, उसका हेड ऑफ़िस कहाँ रहेगा, हेड ऑफ़िस का एड्रेस उसके साथ मेंशन करना है और जितने भी इसके ऑफ़िस बेयरर्स होंगे, जितने भी इसके एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, ऑफ़िस बेयरर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उन सब का टाइटल क्या है, उनका नाम क्या है, उनके एजेस क्या हैं, उनका एड्रेस क्या है और उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, ये सब कुछ भी मेंशन करा जाएगा इसी एप्लीकेशन के साथ में। तो ये सारा कुछ डिफाइन करा गया सेक्शन 5 के अंदर, कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी और इसके साथ ही 3-4 चीज़ें लगाई जाएँगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेक्शन 6, जो कि है हमारा रूल्स के रिलेटेड। कि बेसिकली जो भी ट्रेड यूनियन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके साथ में अगर उनको क्या-क्या रूल्स बेसिकली प्रेज़ेंट करने हैं। जस्ट अ सेकंड, इसमें हमने ओके यस आई हैव अटैच्ड दिस सेक्शन 6 जो बुक पे से आपको करना है, देखो। अ ओके, तो देखो अब ये जो हमने रूल्स लगाने हैं ट्रेड यूनियन की, बेसिकली इन रूल्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो देखो रूल्स के अंदर सबसे पहले तो होना चाहिए ट्रेड यूनियन का नाम, कि ट्रेड यूनियन जो आप बना रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है? किस पर्पज़ के लिए ट्रेड यूनियन को एस्टैब्लिश करा जा रहा है वो लिखा जाएगा इसके रूल्स के अंदर। फिर इसके बाद लिखा जाएगा पूरा का पूरा पर्पज़ कि जहाँ पर वो अपने जनरल फंड्स को यूज़ कर रहे हैं। अब 2 टाइप्स के फंड्स होंगे इसके अंदर, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जनरल फंड्स होते हैं और एक पॉलिटिकल फंड्स होते हैं। जनरल फंड्स यानी कि जिसमें से वो अपनी जनरल चीज़ें जो सैलरीज़, अलाउंसेस, कॉम्पेंसेशन होगी या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके पैसे वगैरह देने हैं, तो वो सारी चीज़ें जनरल फंड से जाएँगी। पॉलिटिकल फंड ये अपना खुद से एस्टैब्लिश कर सकते हैं अलग से, जिसके ऊपर की कोई इनको रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर सबकी एक ऊपर एक कंपल्शन नहीं होगा कि उनको देना ही देना है पॉलिटिकल फंड के अंदर पैसा। तो वो कंपल्शन नहीं रहेगा उसमें, अपनी-अपनी उनकी मर्ज़ी है उनको पैसे देने हैं पॉलिटिकल फंड के लिए कि नहीं देने। तो पॉलिटिकल फंड बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पर वो अपनी इलेक्शंस होगी ट्रेड यूनियन की या फिर उनके जो भी कंडक्ट हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, प्रोपेगेंडा क्या रहेगा उनका, या बेसिकली जो भी उनके इलेक्शंस के रिलेटेड और उनको जो भी सुख-सुविधाएँ देनी है अपने मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो उसके रिलेटेड सारे फंड्स वगैरह जाएँगे पॉलिटिकल फंड से। बट जो रूल बुक के अंदर उन्होंने मेंशन करना है, वो पहली चीज़ तो उन्होंने मेंशन करनी है कि ट्रेड यूनियन का नाम क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, किस पर्पज़ के लिए इसको एस्टैब्लिश करा जा रहा है, वो लिखेंगे।
थर्ड चीज़ इसमें आ जाएगी कि जनरल फंड्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उनको देना पड़ेगा, कैसे-कैसे अपने जनरल फंड्स को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, की ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, इनकी लिस्ट को किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा, वो सारे एक लिस्ट उनको देनी पड़ेगी, कौन-कौन से मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के। एडमिशन ऑफ द ऑर्डिनरी मेंबर्स को किस तरीके से एडमिट करा जाएगा, इंक्लूड करा जाएगा ट्रेड यूनियंस के अंदर। देन पेमेंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर्स, कि जो ट्रेड यूनियन है इसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी पे करनी है इसकी मेंबरशिप के लिए। ऑब्वियस बात है, ट्रेड यूनियन के मेंबर बन रहे हो तो थोड़ा बहुत तो पे करोगे, तो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली कितनी फिक्स करी गई है। सो अगर कोई रूरल वर्कर्स हैं तो 1 रुपी फिक्स करी गई है पर एनम, तो 1 साल का 1 रुपया इज़ नॉट मच, तो वैसे ही बस नॉमिनल से फीस रखी है उन्होंने। तो रूरल वर्कर्स के लिए 1 रुपीज़ है। कोई भी अगर वर्कर है इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो 3 रुपीज़ उसको पे करने हैं, और अगर कोई वर्कर एनी अदर केस से है तो इन दैट केस 12 रुपीज़ पर एनम उसको पे करने हैं। तो ये आगे इसके कि नॉमिनल इसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली कि किस तरीके से रहेगी। देन इसके बाद इसमें आता है द conditions under which the members shall be entitled to the benefits assured by the rules and which any fine for okay, तो बेसिकली इसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी कि जिसके थ्रू कि जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो बेनिफिट्स अश्योर कर पाएंगे, तो किन कंडीशंस पर कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो उनको वो बेनिफिट्स मिल पाएंगे इस ट्रेड यूनियन के। वो सारी कंडीशंस करेंगी, वो सब लिखी जाएंगी। देन इनके ट्रेड यूनियन के रूल्स को अगर अमेंड करना है, चेंज करना है, वेरी करना है, उसके रिलेटेड क्या रूल्स फॉलो करे जाएंगे, किस मैनर में उनको चेंज करा जा सकता है, तो वो सारा प्रोसीजर इन्होंने लिखना है। देन इनके एग्जीक्यूटिव होंगे या ऑफिस बेयरर्स हैं, उनका उनकी मेंबरशिप का बेसिकली कौन-कौन इसमें एग्जीक्यूटिव बन सकता है, कौन ऑफिस बेयरर्स के लिए क्वालिफाइड है, तो उनके इलेक्शंस का बेसिकली क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैनर रहेगा, वो इनको मेंशन करना है। देन इनका टेन्योर क्या रहेगा ऑफिस बेयरर्स का और एग्जीक्यूटिव का, तो बेसिकली एक जनरल इन्होंने लिमिट सेट करी हुई है कि 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए कोई भी टेन्योर नहीं हो सकता ऑफिस बेयरर्स का या एग्जीक्यूटिव्स का। 3 ईयर से कम है अगर तो वो प्रिस्क्राइब कर देंगे कि भाई इतना टेन्योर रहेगा ऑफिस बेयरर्स का या एग्जीक्यूटिव्स का। देन द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन के जो फंड्स हैं उनका सेफ कस्टडी इंश्योर करना जाए, तो उसके रिलेटेड सारे रूल्स हो गए। लास्ट में इसमें आ जाएगा कि ट्रेड यूनियन को अगर डिसॉल्व करना है तो उनको डिसॉल्व किस तरीके से करा जा सकता है। अब यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके रिलेटेड आप 2 केस लॉज लिखेंगे, एंड उन 2 केस लॉज का नाम है दिस, एमटी चंद्रशेखर वर्सेस सुकुमारन। तो बेसिकली ये 2 केस लॉ बेसिकली आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के साथ ही रिलेटेड है और रजिस्ट्रेशन के रूल्स के साथ ही रिलेट करते हैं। देखो, एमटी चंद्रशेखर वर्सेस सुकुमारन के केस के अंदर हेल्ड करा गया था that if the subscriptions are not paid in accordance with the bylaws of the trade union, the persons who have failed to pay cannot be considered as the members of the trade union, but the subscription should not be refused under some pretext which results in denial of the membership। कि देखिए, अगर कोई भी पर्सन अपने सब्सक्रिप्शन जो इनकी है, जो इन्होंने फिक्स कर रखी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे करनी है ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप के लिए, अगर वो पे नहीं कर पा रहा, दैट डजंट मीन दैट पर्सन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। उस पर्सन को ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, 1 साल में 1 रुपया देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। मिनिमम अगर रूरल एरियाज़ की भी बात करें तो वहाँ पे अगर वो नहीं देता है तो इन दैट केस उसको हम मेंबर कंसिडर नहीं कर सकते ट्रेड यूनियन का। सेकंड, इसमें आप केस लॉ लिख सकते हैं, दैट इज़ बोकाजन सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज़ यूनियन वर्सेस सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो इस केस के अंदर बेसिकली हेल्प करा गया था कि अगर कोई भी पर्सन को अपनी एम्प्लॉयमेंट से अगर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो इन दैट केस लाज़मी नहीं है कि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं रहेगा। दैट इट मीन्स अगर मान लो कि किसी वर्कर को एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप से भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको रिमूव करा जा गया है तो इलीगल तरीके से या अनलॉफुल तरीके से उसको रिमूव करा गया हो या डिस्चार्ज करा गया हो, तो फिर उसके रिलेटेड केस लॉ के लिए सारी यूनियन उसकी हेल्प करेगी करेगी। तो इसलिए ये चीज़ बेसिकली इसमें बोली गई थी, बोकाजन सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस के अंदर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर सेक्शन नंबर 7। सो सेक्शन नंबर 7 जो है वो बात करता है रजिस्ट्रार के पावर्स के बारे में। तो रजिस्ट्रार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन है जो कि रजिस्टर करेगा ट्रेड यूनियंस को। अब इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, तो रजिस्ट्रार के पास में मेनली 2 पावर्स होती हैं। पहली पावर उसके पास ये होती है, अगर उसको लगता है कि जो ट्रेड यूनियन से अपना नाम दिया है मेंशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, वो ऑलरेडी ऐसा ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है, तो वो कह सकता है कि आप इस नेम को चेंज करो, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। या फिर उसको लगता है कि नेम इतना ज़्यादा सिमिलर है, इतना ज़्यादा
आइडेंटिकल है किसी दूसरे ट्रेड यूनियन के साथ, दैट इट में डिसीव द पब्लिक और द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन इटसेल्फ, तो फिर वो उस केस में वो कह सकते हैं कि आप इसके नेम को चेंज करिए, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो इसकी ये होगी कि नेम के ऑल्टरेशन के रिगार्डिंग उसके पास में पावर्स है। सेकेंड, इसके पास पावर्स है टू कॉल फॉर द फर्दर पर्टिकुलर्स। फर्दर अगर इसको लगता है रजिस्ट्रार को कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करवाने के लिए, मतलब उसकी वैलिडिटी को बेसिकली वो चेक करने के लिए यहाँ पर अपॉइंट करना चाहता है, देखना चाहता है कि उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं या उनकी एलिजिबिलिटी है भी रजिस्टर करने के लिए कि नहीं, तो वो फर्दर इन्फॉर्मेशन उनसे मांग सकता है जो भी उसको लगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेसेसरी है। तो ये दो पावर्स यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास में सेक्शन 7 के अंदर इसको दी गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आर सेक्शन नंबर 8, जो कि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। तो एक बार जब रजिस्ट्रार को लगेगा कि भाई सेटिस्फाइड है रजिस्ट्रार जब कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्टर करवाने के लिए इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उससे, तो इन दैट केस वो फिर एक रजिस्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड यूनियन को एंट्रीज डालेगा और उनको रजिस्टर कर देगा। एंड द वर्कमैन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कैन फॉर्म एज मैनी यूनियंस एज दे लाइक, कि ज़रूरी नहीं है कि एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक इंडस्ट्री है तो वहाँ के वर्कर्स एक ही ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, तो ऐसे नहीं है। वो जितनी मर्जी चाहें, एक से ज़्यादा कितनी भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो ये बस एक लाइन आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट इज सेक्शन 9 विच इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो सर्टिफिकेट किस तरीके से बनेगा रजिस्ट्रेशन का। तो जैसे ही रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर के अंदर मेंशन कर देगा कि ट्रेड यूनियन यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है, तो वैसे ही एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक इनाम मिल जाएगा, इनाम कि ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब वो सर्टिफिकेट आपका क्या रहेगा, कंक्लूसिव एविडेंस, एक कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करने के लिए। मतलब रजिस्टर करने के लिए नहीं, एक प्रूफ रहेगा, कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि आपने ट्रेड यूनियन जो है वो लीगली वैलिड ट्रेड यूनियन है, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। अब भाई ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल किन ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं, तो वो 6 ग्राउंड्स हैं, मेंशन करे गए हैं, जिनके थ्रू कि हम ट्रेड यूनियन को इन ग्राउंड्स के ऊपर कैंसिलेशन इसका कर सकते हैं। तो पहले इसके ग्राउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फर्दर इसके बारे में। तो देखो कैंसिलेशन किस ग्राउंड्स के ऊपर करा जा सकता है, तो पहला आता है कि अगर ट्रेड यूनियन खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर दे, खुद ही कह दे ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कि भाई हमारे ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर दो, हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दो, हो सकता है कोई भी रीजन उनका आपस में, तो वो खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए। सेकंड इसमें आता है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है, पता चलता है कहीं से कि उन्होंने फ्रॉड करा है या मिस्टेक करा है या फिर गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट करा है अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने वैलिडिटी को, एलिजिबिलिटी को, तो इन दैट केस वो रजिस्ट्रार उनको कैंसिल कर सकते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को, अगर उनको लगता है कि फ्रॉड या मिस्टेक हुआ है। थर्ड ग्राउंड इसका हो सकता है वेयर द ट्रेड यूनियन हैज सीज टू एग्जिस्ट, कि ट्रेड यूनियन ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, मतलब ट्रेड यूनियन अब काम ही नहीं कर रही है, या फिर उसको लगता है कि अब ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ही नहीं रहे उसके अंदर, सब छोड़ के चले गए, तो मतलब सीज टू एग्जिस्ट हो गई, अब है ही नहीं ट्रेड यूनियन। तो इन दैट ग्राउंड ऑन दैट बेसिस उसको कैंसिल करा जा सकता है उसके रजिस्ट्रेशन को। फोर्थ ग्राउंड इसके अंदर आता है कि अगर जो ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्स बेसिकली अगर उनको लगता है कि एक्ट के जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी हैं, या और भी कोई प्रोविजंस अगर उनको लगता है कि एक्ट में जो मेंशन करे गए हैं वो विलफुली, मतलब अपनी मर्जी से और रजिस्ट्रार के काफ़ी बार नोटिस देने के बावजूद भी वो अपनी उस गलती को नहीं सुधार रहे, तो इन दैट केस उनको कैंसिल करा जा सकता है, जहाँ पे विलफुली आफ्टर नोटिस भी वो कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो इन दैट केस उनको कैंसिल करा जा सकता है। सिक्स्थ एंड लास्ट ग्राउंड इसके अंदर क्या आता है, वेयर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि जो ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी मेंबर्स की, अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, तो इन दैट केस वो ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर सकते हैं। सो इन ग्राउंड्स के ऊपर बेसिकली हम ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार एक कैंसिलेशन से पहले इनको 2 महीने का एक नोटिस निकाल कर देगा। इट मस्ट रजिस्ट्रार मस्ट गिव 2 मंथ्स प्रायर नोटिस, राइटिंग के फॉर्म में वो नोटिस होना चाहिए, ट्रेड यूनियन को देगा, स्पेसिफाइंग कि किस ग्राउंड्स के ऊपर उनके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को कैंसिल करा जा रहा है या फिर विड्रॉ करा जा रहा है। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा सेक्शन 10 के रिलेटेड।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 11 की तरफ, दैट इज़ द अपील्स। अब कैंसिल कर दिया, अगर मान लो कि उनका कैंसिलेशन वैलिड नहीं था, उनको लगता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो इन दैट केस वो अपील फाइल कर सकते हैं। अपील कौन फाइल कर सकता है? तो अपील फाइल कर सकते हैं या तो वो पर्सन जिसको कि रजिस्ट्रार ने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से ही मना कर दिया है, या फिर उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया है या फिर विड्रॉ कर दिया है, तो वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है। अपील कहाँ फाइल करेगा? तो किसी भी लेबर कोर्ट में, कोर्ट्स ऑफ इक्विटी में, मतलब कहीं पर भी वो लेबर कोर्ट वगैरह या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेटेड जो कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर जाकर नेशनल ट्राइब्यूनल्स या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हो गए जैसे, तो वहाँ पर जाकर वो केस फाइल कर सकता है, या फिर अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में जो भी उसके हाई कोर्ट आ रहा है उधर केस फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से वो कहीं पर भी अपील फाइल कर सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट हमारा सेक्शन। ये देखो यहाँ पे, ओके, ये जो अपील है बेसिकली ये इनको फाइल करनी है, मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार पास द ऑर्डर अगेंस्ट विच द अपील इज मेड। नेक्स्ट इज सेक्शन 12, दैट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सेक्शन 12 जो है वो बात करता है कि ट्रेड यूनियन के ऑफिस को किस तरीके से, ट्रेड यूनियन का ऑफिस भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए जो रजिस्ट्रार है उसको कहाँ पर इनका ऑफिस है, क्योंकि जितने भी इनके कम्युनिकेशन होंगे, जो भी नोटिस भेजे जाएंगे, जो भी इनके बाकी डिटेल्स वगैरह भेजी जाएंगी, वो सारी उसी एड्रेस के ऊपर होंगी। और अगर कोई भी चेंज उसमें करा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, तो 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को उसके लिए नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए। जैसे ही उनका कोई ऑफिस एड्रेस अगर चेंज होता है, हेड ऑफिस का चेंज होता है उनका, तो उसके एड्रेस में चेंज जो है वो रजिस्ट्रार के पास विद इन 14 डेज उनके पास पहुंच जाना चाहिए, और राइटिंग के अंदर उनके पास में ऐसा चेंज जो है पहुंच जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 13, विच इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि एक बार जब ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाती हैं एक बार जब ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश हो जाए। तो देखो क्या क्या एडवांटेजेस उनको मिल जाती हैं। तो पहली इनको एडवांटेज मिल जाती है कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं बाय द नेम विच इट इज रजिस्टर्ड, कि जिस भी नाम से इसको रजिस्टर करवाया जाए उस नाम से ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, और इनके पास परपेचुअल सक्सेशन के राइट्स आ जाएंगे और कॉमन सील इनके पास आ जाएगी। सेकंड, थर्ड इसके बाद आता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ये एक्वायर भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं अपने एजेंट्स के थ्रू, इनको सू भी किया जा सकता है, और ये भी केस फाइल कर सकते हैं अपने ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड नेम में। तो ये सारे 5 इनके पास में इफेक्ट हम ट्रेड यूनियन का कह सकते हैं कि एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होने के बाद ये उसका इफेक्ट होता है। तो विद दिस बहुत ही इजी पीजी सा है, एक ही बारी पढ़ोगे आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करने हैं तो जैसा कि आपको पता लगे क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पर अब आपको जाना है, वहाँ पे सर्च करिए, तो जो भी टॉपिक आपको नोट्स चाहिए उसके साथ एसएस नोट्स लिख देंगे, तो जो मैंने फाइनल में नोट्स पढ़े थे वो वाले नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के नोट्स चाहिए तो वो भी इसी तरीके से मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज़ हम करने वाले हैं इसके बाद आई थिंक राइट्स वाला टॉपिक करेंगे, राइट्स ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।